नए सीएम का नाम तय करने की कवायद में जुटी है, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। राज्य में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल फिर एक बार राज्य की कमान संभालेंगे। गांधीनगर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में पटेल को नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद पटेल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब गुजरात के गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड पर नई सरकार 12 दिसंबर को शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और नेता हिस्सा लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में भूपेंद्र भाई पटेल को सर्वानुमते यानी कि यूनिमसली उनको नेता बनाया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भरोसा रखा है वो भूपेंद्र भाई सार्थक करेंगे। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा और गुजरात की जनता की अपेक्षा पूरी होगी। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી ધારાસભ્યોની બેઠકમાં પક્ષના નેતાની નિયુક્તિ કરવાની બેઠકમાં આજે ફરીથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એટલે કે મારી વરણી થઈ છે એ જવાબદારી નિભાવવા માટેની આપ સૌ સાથે મળી અને નિભાવીશું। આ વખતે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભરોસાને ગુજરાતે ફરીથી માન્ય નરેન્દ્રભાઈની જે વિકાસની રાજનીતિ છે એની ઉપર ગુજરાતની જનતાએ ફરી મોહર લગાડી છે। और इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ गांधीनगर से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन मौजूद हैं। ऐश्वर्य, आखिरकार गुजरात में जो तस्वीर थी सत्ता की वो पहले से ही तय थी, लेकिन तमाम औपचारिकताएं आज पूरी कर दी गईं। गुजरात चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मुख्यालय यानी श्री कमलम पर विधायक दल की बैठक हुई। जिस विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को नेता के रूप में चुना गया और इसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर भूपेंद्र पटेल राज्यपाल के पास गए और उन्होंने वो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया। सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के सामने पेश किया। महत्वपूर्ण यह है कि आज जो तीनों ऑब्जर्वर्स थे गुजरात प्रदेश के मुख्यालय पहुंचे। राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदुरप्पा, और इनकी उपस्थिति में विधायक दल की बैठक हुई और तमाम 156 एमएलएज ने भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति दर्ज करी। 12 दिसंबर को अब शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स को भी यहां पर आमंत्रण किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकती है इस वोट टेकिंग सेरेमनी में, जो 12 दिसंबर को हेलीपैड ग्राउंड विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। एक बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है और तमाम नेता आज यहां पहुंचे और यहां पर भी उनका खूब जश्न के साथ, खूब ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कैमरामैन हरिंदर चौधरी के साथ ऐश्वर्य जैन, ईटी नाउ स्वदेश के लिए गांधीनगर, गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऐश्वर्या आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदारों प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई है। हालांकि राज्य के कांग्रेस विधायक दल की तरफ से फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ने की बात
कही जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से 2 लाइन का प्रस्ताव पास करके फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए 3 बड़े नाम उभर कर सामने आए हैं। ये नाम है प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री। कल विधायक दल की बैठक में इन तीनों के समर्थक विधायकों ने अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। और हिमाचल के ताजा घटनाक्रम पर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चिन्ना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मेजोरिटी आने के बाद लगातार सीएम की कुर्सी को लेके खींचातान चल रही है। इस समय हम सिसिल होटल के बाहर है। यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वर हैं और जितने भी हिमाचल के बड़े नेता हैं, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सभी अंदर मीटिंग कर रहे हैं ऑब्जर्वर के साथ। तो जैसे कि कल सीएलपी की मीटिंग होती है, उसके बाद एक रेजोल्यूशन लिया जाता है कि जो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी वो ही फाइनल मुख्यमंत्री होगा। लेकिन लगातार यहाँ सुबह से ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग चल रही है। अलग अलग नेता यहाँ पे आके मीटिंग कर रहे हैं, अपना अपडेट दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी ऑब्जर्वर्स वापस जाएंगे, उसके बाद पार्टी हाईकमांड को सारा फीडबैक देंगे, उसके बाद जल्द से जल्द इस बात का डिसीजन होगा कि कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। बढ़ते हैं आगे। अंडर ग्रेजुएट छात्रों का अब 3 साल की जगह 4 साल में ऑनर्स की डिग्री उन्हें मिला करेगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यूजीसी ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह ड्राफ्ट सोमवार को नोटिफाइड भी कर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी इशिका। अब यूजीसी के नए नियम के तहत जो 3 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलती थी, अब वो 4 साल के बाद मिलेगी। इसका मतलब कि अब कॉलेजेस में भी क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया है, जिसके अंतर्गत अब 160 क्रेडिट स्कोर करने के बाद ही आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स पिछले 6 सेमेस्टर्स में 75% से ज़्यादा स्कोर किए हैं, उन्हें चौथे ईयर में रिसर्च का सब्जेक्ट भी चुनने को मिलेगा और उन्हें ऑनर्स की डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ ये भी आया है कि जो बच्चे पहले से ही 3 इयर्स के कोर्स में पहले से ही एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए भी यूजीसी ने विश्वविद्यालय को ये कहा गया है कि एक ब्रिज कोर्स बनाए, जिसके कारण ये जो 3 साल का कोर्स है वो 4 साल के कोर्स में तब्दील हो जाए और जिसके बाद उन्हें ये डिग्री दी जाए। तो अभी ये देखना होगा कि स्टूडेंट का इसमें क्या रिएक्शन है और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय है वो कितना जल्दी इस नियम को लागू करती है। बढ़ते हैं आगे। पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। घटना सरहली पुलिस स्टेशन की है। इसी पुलिस स्टेशन पर बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि यह हमला रॉकेट लॉन्चर से किया गया है या ग्रेनेड वाला हमला है। करीब 1 बजे पुलिस स्टेशन पर यह हमला बताया जा रहा है। शुरुआती खबरों में यह सामने आया है कि ये रॉकेट लॉन्चर का हमला है, लेकिन अभी जो अधिकारी हैं वो इसे ग्रेनेड बता रहे हैं। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हमले के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ਹੁਣ तक जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो सामने आया है कि कल रात तकरीबन 11:22-23 ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस दे रिगार्डिंग असी FIR UAPA की दर्ज कर ली है। साडी फोरेंसिक टीम मौके ते आ गई है। आर्मी की भी स्क्वाड इत्थे आ चुकी है। असी इसनों टैक्नीकली ते फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करके जिहड़े सीन ऑफ क्राइम तो जिहड़े भी क्लूज हैगे वो इकट्ठे कर रहे हैगे, सो दैट टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली की हवा एक बार फिर वेरी पुअर यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में आज सुबह 8:30 बजे AQI लेवल 337 दर्ज किया गया। दिल्ली की आबो हवा को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं हमारी सहयोगी इशिका। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कोई खासा राहत नहीं मिली है। अगर हम आज की बात करें तो आज जो दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 329 पर बना हुआ है, मतलब कि बहुत ही खराब श्रेणी में। हमने 2 दिन पहले देखा कि कैसे ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में चला गया था, पर ये अब वापस से वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। अगर हम मॉनिटरिंग स्टेशन की बात करें तो 28 मॉनिटरिंग स्टेशन, 36 में से 28 मॉनिटरिंग स्टेशन में जो एवरेज एयर
क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ लोधी रोड पे, जहाँ पे आपको बोर्ड पर दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो 2.5 पोल्यूशन है वो 227 दिखा रहा है, मतलब कि खराब की श्रेणी में। अगर कल के मुकाबले हम इसको कंपेयर करें तो कल के मुकाबले यहाँ पर भी जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ गया है। अभी जो फैक्टर बताया जा रहा है वो ये है कि जो विंड वेलोसिटी है वो आज स्लो है, जिसके कारण जो पोल्यूशन है वो बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, चाहे वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का अर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर तमाम तरीके के जो बैन जो लगाए जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर लोगों पे इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। इसीलिए अब हमें ये भी देखना होगा कि CAQM और जितनी रिव्यू मीटिंग्स अभी करता है तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है और दिल्ली गवर्नमेंट और क्या क्या नए नए मेजर्स लाती है जिसके कारण ये जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सांसों में भी जहर घुल रहा है। मुंबई में आज सुबह एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। मुंबई के ताजा सूरत हाल की जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी पोल्यूशन लेवल्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर और वेरी पुअर क्वालिटी के बीच दर्ज किया गया था। शुक्रवार को हमने देखा कि AQI इंडेक्स जो था वो 269 लेवल्स पर रिकॉर्ड किया गया था, यानी पुअर, इसे पुअर क्वालिटी माना जाता है। और शनिवार को जो है इंडेक्स लेवल 309 पर रिकॉर्ड किया गया था, इसे वेरी पुअर क्वालिटी कैटेगरी में माना जाता है। और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक मुंबई का AQI इंडेक्स वेरी पुअर क्वालिटी कैटेगरी में दर्ज किया जा सकता है, ऐसी आशंका बताई जा रही है। अब खराब एयर क्वालिटी के कारण डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें होने की आशंका है। और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि हम मास्क पहने और लगातार अपने मास्क बदलते रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब होने के कारण। ऐश्वर्या पाटिल, ET नाउ स्वदेश के लिए। बढ़ते आगे। एयर क्वालिटी के बाद अब चक्रवाती तूफान के कहर की बात। इस साल सर्दियों के पहले चक्रवाती तूफान मैंडूस ने शुक्रवार देर रात तमिलनाडु में दस्तक दे दी, जिसके चलते राज्य के मामल्लपुरम और तटीय इलाकों में जमकर बारिश हुई है। चक्रवात मैंडूस के चलते चेन्नई के अलग अलग इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ के नुगमबक्कम इलाके में तेज हवा के चलते एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया, दीवार भी गिरी, कार भी डैमेज हुई। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान अभी जारी रहेगा, जिसके चलते राज्य में तेज बारिश का दौर फिलहाल 1 से 2 दिन रहेगा। विभाग ने मछुआरों से अपील की है कि वो अगले 3 से 4 दिन समुद्र में न जाएं और तटीय इलाकों से दूरी बनाए रखें, जिससे जान माल का नुकसान न हो। बढ़ते आगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों की सीमा पर तनाव कायम है और इस बीच कोल्हापुर में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के धरना प्रदर्शन को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पूरे प्रदर्शन पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नेहा हेबाले। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो गड़ी बाग यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है, आज उसी को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महाविकास आघाड़ी ने एक एजिटेशन लॉन्च किया है। हम आपको बता दें कि अभी जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो कोल्हापुर के महाविकास आघाड़ी के प्रोटेस्ट से है। आज महाविकास आघाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उनका यही कहना है कि दोनों सरकार यानी कि बसवराज बोम्माई के कर्नाटक सरकार और एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र सरकार, आज दोनों सरकार पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये पूरे मामले पर और लोगों को इनकन्वीनियंस कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे हम आपको ये भी बता दें कि आज ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, कल महाविकास आघाड़ी के एमपी जो है यूनियन होम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं और उसके बाद भी जो अश्योरेंस उन्होंने दिया था कि दोनों कि 2.5 वर्ष और शिंदे जी को बुला कर बैठक करेंगे, उसके बाद भी आज जो आश्वासन उनको दिया है ये उनके लिए काफी नहीं है और आज इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है। अभी ये देखना होगा कि जो 2 दिन से बॉर्डर पे
चले बढ़ते आगे। केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड संसद में पेश करेगी। इस पैसे को सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी और मनरेगा पर खर्च करेगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हैं, जो कि आपको पूरा ब्यौरा देंगे। देखिए, वित्त मंत्री ने आज संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया है, यानी कि चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त खर्चे की मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है। सरकार ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया है उसके हिसाब से चालू वित्त वर्ष के लिए जो एडिशनल ग्रॉस स्पेंडिंग है उसके लिए 4,35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है, जिसमें जो एडिशनल कैश आउटगो होगा वो 3,25,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसकी मंजूरी जो है वो संसद से मांगी गई है। सबसे ज़्यादा रकम जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर को मिल सकता है और उसकी मंजूरी मांगी है सरकार ने, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर को अतिरिक्त 1,09,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दी जा सकती है सब्सिडी के तौर पे, जिसमें यूरिया सब्सिडी के तौर पे करीब 86,000 करोड़ रुपए की रकम है और पीएन के फर्टिलाइजर सब्सिडी जो होता है, जो कि एनपी के कैटेगरी में आता है, उसके लिए करीब 23,122 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो मांगी है सरकार ने। जहां तक फूड सब्सिडी का सवाल है तो फूड सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च के लिए 80,348 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो सरकार ने संसद से मांगी है। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज पे अगर आप बात करें, खासकर एयरफोर्स को अलग अलग मद में जो खर्च करने हैं उसके लिए 7,630 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च की मंजूरी जो है वो सरकार ने मांगी है। जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर का सवाल है उसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मंजूरी जो है वो मांगी है सरकार ने, जिसमें करीब 22,000 करोड़ रुपए जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एलपीजी पर जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दिए जाएंगे और जो बाकी की रकम है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी के एक्सपेंशन पर खर्च किया जाएगा। जहां तक रूरल डेवलपमेंट का सवाल है इस मंत्रालय के लिए करीब 33,342 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग सरकार ने की है, जो कि मनरेगा और पीएम आवास योजना पर जो खर्च है उसके लिए ये रकम मांगी गई है। बढ़ते आगे और अब बात विनिवेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। आईडीबीआई बैंक की ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख जनवरी तक बढ़ सकती है। कॉनकॉर के विनिवेश और एनएमडीसी और बेमिल के डीमर्जर को लेकर भी बड़ी खबर है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। मेघना, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, जैसा कि हम जानते हैं आईडीबीआई के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनवाइट कर चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो December 16 है। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये लास्ट डेट ईओआई सबमिशन की एक्सटेंड करने की पूरी उम्मीद है अर्ली जनवरी तक। रीज़न ये है कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं उनको रिटन रिक्वेस्ट आए हैं जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में जो फेस्टिव सीज़न है, ऑनगोइंग फेस्टिव सीज़न ईयर एंड भी है, उसकी वजह से भी ये रिक्वेस्ट किया गया है गवर्नमेंट को। और जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन रिक्वेस्ट को मानने की पूरी उम्मीद है, तो अर्ली जनवरी तक ये एक्सटेंड हो सकती है आईडीबीआई की ईओआईज़ की डेडलाइन। और अगर हम अदर ट्रांजैक्शंस की बात करें स्ट्रैटेजिक सेल के अंदर, तो जो कॉनकॉर के जो स्ट्रैटेजिक सेल है उसके जो ईओआईज़ हैं वो जनवरी में आने की उम्मीद है। ये सूत्र कंफर्म करें, उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन इस मंथ नहीं आ पाएगा, जनवरी तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बेमिल जो दो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं स्ट्रैटेजिक सेल के, वो भी इस साल पूरा नहीं हो पाएंगे, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। बिड्स दोनों के आ सकते हैं इस साल, लेकिन जो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू आएगा दोनों से वो अगले साल के ही टारगेट में जुड़ेगा, इस साल नहीं जुड़ पाएगा, ये भी सूत्र कंफर्म करें। तो अब ये देखना रहेगा कि जो दीपम है वो ओएफएस पे ट्राई करेगी फोकस करने के लिए Q4 में, जो अपना टारगेट है उसको कितना मीट कर पाती है ओएफएस के द्वारा। बढ़ते आगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर इल्डा ने कार और बाइक का बीमा 3 और 5 साल तक करने का प्रस्ताव दिया है। इल्डा ने इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताने के लिए ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं किस तरह से कंज्यूमर्स के लिए ये एक बड़ा फायदा होगा। देखिए, ग्राहकों को ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया है। यानी मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो 3 साल और 5 साल
तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है कानून के मुताबिक, और ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर भी 3 साल और 5 साल का प्रस्ताव दिया गया है। 2018 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था ओन डैमेज सेगमेंट में। लेकिन एक बार फिर नए तरीके से नए प्रारूप के साथ रेगुलेटर ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो प्राइवेट कार होती है वहां पर 3 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों, और जो बाइक है वहां पर 5 साल का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों। इसमें और चीज जो जोड़ी गई है कि अगर आपने पॉलिसी ली है 5 साल की, तो 1 साल बाद अगर आप चाहते हैं तो आप जो बाकी के 4 साल का प्रीमियम का पैसा है वो रिफंड भी आपको दिया जाएगा। अगर आपने पॉलिसी ली है और पूरे 1 साल में किसी भी तरह का आपका क्लेम नहीं आया है, तो जिस तरह से सामान्य 1 साल की पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है, उसी तर्ज पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी नो क्लेम बोनस का प्रावधान होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर अगर पहले साल में या दूसरे साल में अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उसके बाद आपके लिए रिफंड का विकल्प नहीं होगा। तो ये जो शर्तों के साथ रेगुलेटर के द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सुझाव मांगे गए, और इसके पीछे मकसद यही है कि जो जिस तरह से ओवरऑल इंश्योरेंस के स्पेस में बदलाव हो रहे हैं, ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने की नजरिए से ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। मोटर के अलावा फायर इंश्योरेंस के अंदर भी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सुझाई गई है। अगर जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन अपार्टमेंट या आवासीय घर है, तो वहां पर अगर 30 साल तक का आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 करोड़ से कम का सम एश्योर्ड है, यानी जो कीमत है आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो 5 करोड़ से कम है, तो 5 साल तक की फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है प्रॉपर्टी के लिए प्रस्ताव दिया गया। तो काफी बड़ा बदलाव है इंश्योरेंस स्पेस में, जहां पर ग्राहकों को विकल्प देने के मकसद से लंबी अवधि की पॉलिसी देने का प्रस्ताव है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। नवंबर में देश में ऑटो सेल्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फाटा के मुताबिक रिटेल बिक्री में करीब 26% की बढ़त हुई, जिसमें 3 व्हीलर्स की सेल में 80% का उछाल आया है। डेफिनेटली 2 व्हीलर में भी ऑफटेक शुरू हो गया है। अगर ऑटोमोबाइल डीलर्स जो है, 2 व्हीलर के ऑटोमोबाइल डीलर्स काफी वरीड चल रहे थे, पर अगस्त मंथ से लगातार जो है 2 व्हीलर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और ईयर में अगर आप कंपेयर करेंगे 2 व्हीलर में ग्रोथ भी देखने को मिल रही थी। और फेस्टिव मंथ जो रहा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा था 2 व्हीलर के लिए। एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए गए 2 व्हीलर इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ फेस्टिव के बाद जो है ये कंटिन्यूटी आपको नवंबर के माह में भी देखने को मिलती है, जहां पर 2 व्हीलर में अगर ईयर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो करीब 24% की ग्रोथ आई है। और अगर प्री कोविड ईयर की बात करते हैं, 2019 से अगर अपन कंपेयर करते हैं, तो करीब मात्र 1% नीचे चल रहा है 2 व्हीलर मार्केट प्री कोविड ईयर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल ये अच्छा पॉजिटिविटी है, एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है कि जो 2 व्हीलर में एक वरी का पॉइंट था कि एंट्री लेवल परफॉर्म नहीं कर रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर्स अब दर्शाते हैं कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। डेफिनेटली हम लोग अभी भी थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ये ट्रेंड अगर आने वाले 2-3 महीने अगर बरकरार रहेंगे तो बोल सकते हैं कि 2 व्हीलर सेगमेंट की पूरी रिकवरी या हो चुकी है। बढ़ते आगे। एसआईपी में निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो ये लगातार दूसरा महीना है जब एसआईपी निवेश 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर रहा है। इन ताजा आंकड़ों को लेकर एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश से ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह ने खास बातचीत की, और इस बातचीत में वेंकटेश ने कहा कि रिटेल निवेशकों का बाजार पर भरोसा तेजी से बढ़ा है। एसआईपी ने नए आंकड़े छुए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश। सर, सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो नवंबर के महीने आंकड़े आए हैं वो किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे महीने जो एसआईपी का नंबर है वो 13,000 से ज्यादा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि जो इक्विटी के अंदर इनफ्लो है उसमें काफी गिरावट हुई है। मेरा अंदाजा से रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑन एसआईपी इज इंटैक्ट और अदर इट इज इम्प्रूविंग, बिकॉज इसलिए आप देख रहे हैं कि 13,000 का आसपास एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन।
फोलियोज के बारे में आप पूछेंगे तो फोलियोज का ऊपर 6 करोड़ का फोलियोज SIP फोलियोज आर देयर. इट्स एन ऑल टाइम हाई एंड इट इज ग्रोइंग एवरी टाइम इट इज ग्रोइंग. डायरेक्ट इक्विटी में इट इज़ कमिंग डाउन. इन इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो इट इज़ कमिंग डाउन. वो इसलिए कि शायद वो मार्केट्स में प्रॉफिट देख रहे, वो प्रॉफिट्स को इनकैश करके कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बाइंग हाउस, बिकॉज इट्स ऑल फेस्टिवल सीजन. तो मेरे अंदाजे से बजट अभी आने वाले हैं. बजट थोड़ा अच्छा सा बजट आएगा कि हमारा पास उम्मीद है. तो वो बजट अच्छा हो गया तो मार्केट्स और रिबाउंड करेंगे और ज़्यादा लेवल्स पे जाएंगे. तो यू विल सी मोर इंटरेस्ट कमिंग इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज इन द SIP. और सर अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ आपको लगता है कि एक अलग ट्रैक्शन दिखेगा और एक जो गति पकड़ी हुई थी डेट म्यूचुअल फंड ने वहाँ उस पर भी ब्रेक लगेगा? एट दिस मोमेंट यस, क्योंकि रेट हाइक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं है. रेट हाइक साइकिल एटलीस्ट अनदर 2 more रेट हाइक्स इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग. तो वो रेट हाइक होने के बाद वो RBI पॉज करेगा. when RBI pauses, you will see more funds coming back into the debt mutual fund, and which I believe is the right step at this particular point. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए ET Now स्वदेश. नमस्कार.